आज घर का माहौल बड़ा ही गहमा-गहमी वाला था। अचानक एक साथ पूरा परिवार यहाँ मौजूद था, न सिर्फ शीतल के ससुराल का, बल्कि उसके मायके का भी। वो सदस्य जिनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, आज अचानक यहाँ सब इकट्ठा हो गए थे। शीतल की परेशानियों को न सुनने वाला परिवार आज सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर ही अपने-अपने घरों से निकलकर यहाँ आ गए। जिसके मन में जो आ रहा था, वो बोल रहा था। ससुराल वाले अपनी तरह से शिकायत करते और मायके वाले अपनी तरह से जवाब देते। दोनों तरफ माहौल गर्म था। उस बड़े से हॉल में बैठकर सब अपने अपने मन की भड़ास निकाले जा रहे थे। और शीतल, वो तो एक कोने में चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। उसकी नज़रें अभी भी फर्श पर थी। वो किसी को नज़र उठाकर देख भी नहीं रही थी, या शायद देखना भी नहीं चाहती थी। एक साल पहले तक उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। माँ पापा की लाडली बेटी थी। घर में भैया भाभी दोनों थे। अभी अपने ग्रेजुएशन के पहले साल में थी। उस दिन जब वह कॉलेज से लौटकर आई तो घर के बाहर भीड़ इकट्ठी थी। किसी ने बताया कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। सुनते ही बदहवास सी घर के अंदर दौड़ी। भाभी घर में अकेली थी। थोड़ी देर बाद भैया की कार घर के बाहर आकर रुकी। पीछे पीछे एम्बुलेंस थी। उसमें से 2 डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला गया। मम्मी पापा इस दुनिया से जा चुके थे और यहाँ शीतल की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। 15 दिन तो क्रियाक्रम में ही निकल गए, पर उसके बाद भाभी और भैया का व्यवहार उसके लिए बदलने लगा। कहाँ तो वो घर की लाडली बेटी थी, पर अब हालात वैसे ना थे। भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, ये कहकर कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो और ज़माना ख़राब है, हम तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने देंगे। घर का काम सीखो, ससुराल में यही काम आएगा। 2-3 महीने होते होते भाभी ने उसकी शादी की रट लगा दी। बड़ी मुश्किल से भैया भाभी मम्मी पापा की छमाही तक रुके थे। जैसे ही मम्मी पापा की छमाही हुई, आनन फानन में भैया ने बिना किसी के पूछताछ के अनिल के साथ उसका विवाह कर दिया। अनिल उम्र में शीतल से 9 साल बड़ा था। वो घर का बड़ा बेटा था। अपने पिता के साथ कपड़ों का व्यापार करता था। उसका परिवार भी बड़ा रूढ़िवादी था। घर में सास ससुर और एक कुंवारी ननद थी। ननद कोमल 25 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। 20 वर्षीय शीतल उस घर की बहू तो बनकर आ गई, लेकिन उसके साथ उसके परिवार वालों का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सारे नियम कायदे शीतल के लिए बना दिए गए। सुबह से रात तक वो घर के कामों में लगी रहती और उसके बावजूद भी 10 ताने सुनती। जरा सी कमी रह जाने पर सास सबके सामने ही लताड़ देती। पर मजाल है कि घर का कोई सदस्य कुछ कह जाए। शादी के कुछ ही दिनों बाद शीतल अपने कमरे में थी। सास रमा जी बाहर किसी पड़ोस के घर में गई हुई थी और कोमल टीवी पर तेज आवाज में गाने सुनते सुनते मूंगफली खा रही थी, पर छिलके वहीं हॉल में फर्श पर फेंके जा रही थी। तभी ससुर जी और अनिल कुछ मेहमानों के साथ घर में दाखिल हुए। हॉल में फैले हुए कचरे और टीवी की तेज आवाज में ससुर जी और अनिल झेप गए। वहीं मेहमान भी चुपचाप खड़े रह गए। कोमल का ध्यान अभी भी दरवाजे पर नहीं गया। अनिल ने 1-2 बार आवाज लगाई, लेकिन तेज आवाज में कोमल ने सुना ही नहीं। ससुर जी ने इशारा किया तो अनिल ने जाकर टीवी बंद कर दिया। तब जाकर कोमल का ध्यान उनकी तरफ गया। आखिर सकपकाती हुई वो वहां से उठी और कचरा ऐसे ही छोड़कर कमरे में चली गई। अनिल अंदर शीतल को बुलाने चला गया और ससुर जी मेहमानों को लेकर बरामदे में ही खड़े हो गए। शीतल ने फटाफट जाकर हॉल की सफाई की। तब अनिल ने मेहमानों को अंदर बुलाया। इतने में रमा जी भी पड़ोस से आ गई। चाय नाश्ता करके मेहमान वहां से चले गए, लेकिन उसके बाद ससुर जी ने रमा को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब तुम्हें फ़ोन करके कह दिया था कि घर में कोमल को देखने मेहमान आने वाले हैं, तो घर की सफाई तो रखनी चाहिए थी। तुम लोगों की बेवकूफ़ी के कारण कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। रमा जी ने कहा, अरे जब आपने फ़ोन किया था तो मैं पड़ोस के घर पर थी, पर जब मैं यहाँ से गई थी तो पूरी साफ सफाई थी। हाँ, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना जो घर फैला देते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। क्या इज्जत रह गई हमारी। जाते जाते वो लोग भी जवाब दे गए कि सोच कर बताएंगे। भला ऐसे फूहड़ घर की लड़की को कौन अपनी बहू बनाएगा। ससुर जी तो सुनाकर वापस अपनी दुकान पर चले गए,
लेकिन रमा जी कोमल पर गुस्सा करने की जगह शीतल पर गुस्सा करने लगी। देख, तेरे कारण हमें 10 बातें सुननी पड़ी। ऊपर से लोगों के सामने हमारी नाक कट गई। जब से ये मनूस हमारे घर में आई है तब से कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। पर मैंने क्या किया मम्मी जी? वह तो कोमल दीदी। शीतल इसके आगे बोल ही नहीं पाई। रमा ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा कर दिया। मेरी बेटी को दोष दे रही है। अरे तेरी तरह मनूस नहीं है वो तो बहुत भागों वाली है। अपनी गलती उसके ऊपर मत डाल। बस उसके बाद घर का माहौल खराब हो गया। शाम को जब अनिल घर पर आया तो रमा जी ने एक की जगह दो लगाकर कही। उनकी बातें सुनकर अनिल को भी गुस्सा आ गया। वह तमतमाता हुआ अपने कमरे में गया और शीतल के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। उसकी तो उसने एक भी बात नहीं सुनी। हमारे घर में रहना है तो हमारे तरीके से रहना पड़ेगा, वरना निकल जाए यहाँ से अपने भाई के घर पर। अनिल के ये शब्द सुनकर शीतल हैरान रह गई, पर घर में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ तक कि ससुर जी ने भी अपने बेटे को समझाना पसंद नहीं किया। शीतल ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना सामान पैक करके अपने मायके रवाना हो गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि भाई तो उसका साथ देगा, पर यह सिर्फ एक कोरा झूठ साबित हुआ। शीतल को अचानक मायके के दरवाजे पर खड़ा देखकर भाई भाभी तिलमिला गए। भाभी ने तो घर में उसे घुसने भी नहीं दिया। वहीं दरवाजे पर खड़ी अपनी ननद पर चिल्लाते हुए बोली, अरे अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर आई है, जिंदगी भर क्या हमारी छाती पर ही मूंग डलती रहेगी। अरे मैं भी ससुराल में रहती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह दोहरा चरित्र नहीं दिखाती। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी। शीतल पहले से ही परेशान थी। भाभी की बात सुनकर उसे रोना आ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही भाई बोला, देख शीतल, हमने तेरी शादी कर दी है। अब जीना है मरना है जैसे भी रहना है, तुझे तेरे ससुराल में ही रहना है। हमें माफ़ कर, कहते हुए भाई ने शीतल के सामने हाथ जोड़ लिए। उसके आगे शीतल कुछ कह ही नहीं पाई। इसके आगे तो शीतल को कुछ सूझ भी नहीं पाया। वो तो दरवाजे पर बुत बनी खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद भाई अपनी कार में बैठाकर शीतल को वापस ससुराल छोड़ आया। रमा जी ने बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। बस वही एक लम्हा था जिसने शीतल के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, साथ ही उसके ससुराल वालों के हाथ हमेशा के लिए खोल दिए। अब तो उसे परेशान करने में रमा जी कोई कसर नहीं छोड़ती। बहुत गई थी ना भाग करके, क्या हुआ, मायके वालों ने धक्के मार के खुद ही छोड़ दिया। शीतल सुनकर चुप रहने के अलावा कुछ कर नहीं पाती थी। अब तो आए दिन अनिल उस पर हाथ उठाने लगा था। जानता था कि शीतल जाएगी तो कहीं नहीं। अब तो घर की चक्की पीसने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन आज शीतल के माता पिता की पुण्यतिथि थी। शीतल को रह रहकर उनकी बड़ी याद आ रही थी, पर फिर भी घर के काम तो करने ही थे, इसलिए वह चुपचाप अपने कामों में लगी हुई थी। शाम को सबको खाना खिलाने के बाद शीतल ने गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखा और वहीं रसोई में खड़ी हो गई। खड़े खड़े ही उसे अपने माता पिता के साथ बिताए वो दिन याद आने लगे, जब उनके साथ वो बड़ी खुशी खुशी रहती थी। मन में ये विचार आने लगे कि आज मम्मी पापा जिंदा होते तो उसकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। वो अपने ख्यालों में इतना खो गई कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि गैस पर दूध उबलकर बाहर गिरने लगा है। इतने में रमा जी रसोई में आ गई। हालांकि दूध थोड़ा बहुत ही उबलकर गिरा था, लेकिन उन्होंने इसी बात का हंगामा कर दिया। ये दूध क्या तेरे मायके वाले रख कर गए हैं यहाँ पर? पैसे नहीं लगते इसके, जो नुकसान कर रही हो। मम्मी जी, वो आज मम्मी पापा की पुण्यतिथि थी तो इसलिए उनकी याद, शीतल ने कहना चाहा, पर उससे पहले ही रमा जी बोली, अरे वाह, अपने मम्मी पापा की याद में आंसू बहा रही है, और यहाँ जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन? तेरे मरे हुए माता पिता करेंगे। ये बात शीतल से सहन नहीं हो पाई और वो बोली, भला मेरे मम्मी पापा को बीच में क्यों घसीट रही हैं आप? गलती मैंने की है ना, तो मुझे सुनाइए, मेरे मम्मी पापा को नहीं। ओहो, मम्मी पापा के नाम पर गूंगी बहू के मुंह में जबान आ गई। भूल गई कैसे तेरा भाई तुझे यहाँ छोड़कर गया था। रमा जी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। उनकी बातें सुनकर शीतल अपने कमरे में आ गई,
लेकिन रमा जी इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई और आते ही बोली, लगता है अभी कुछ दिन पहले पड़ी मार का असर कम हो गया है, आज फिर से डोज देनी पड़ेगी तुझे। इतने में अनिल भी कमरे में आ गया और रमा जी ने एक की जगह दो लगाकर उसे हर बात कही। सुनकर अनिल बोला, बिना मार खाए ये कभी सीधे नहीं चल सकती, मैं इसे अभी बताता हूँ। कहते हुए अनिल शीतल की तरफ बढ़ा और उसे जोरदार धक्का दे मारा, जिसके कारण शीतल पलंग पर जाकर गिर पड़ी। अनिल उसके मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि शीतल का हाथ पलंग पर पड़े अनिल के बेल्ट पर पड़ गया। उसने उसे उठाया और पलटकर अनिल को खींचकर उसे बेल्ट से मारा। बेल्ट की मार पड़ते ही अनिल दूसरी तरफ जा गिरा और उसकी चीख निकल गई। आह! ये देखकर रमा जी जोर से चिल्लाई, हे भगवान! बहू, ये तू क्या कर रही है? पर इस बार शीतल रुकी नहीं। उसने उसी बेल्ट से पलटकर 3-4 बार अनिल पर दोबारा पूरी हिम्मत के साथ वार किया। शीतल के व्यवहार से अनिल बिल्कुल हैरान रह गया था, इसलिए अपने आप को संभाल भी नहीं पाया। रमा जी शीतल का हाथ पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपकी तो शीतल ने उन्हें भी धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। अपने आप को संभालते हुए रमा जी चिल्लाकर बोली, अनिल, जल्दी बाहर निकल, तेरी पत्नी पर तो पता नहीं आज क्या भूत सवार हो गया है। अपनी माँ की बात सुनते ही अनिल जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ कमरे के बाहर भागा। उसने फटाफट कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और यहाँ पूरा परिवार इकट्ठा हो रखा था। शीतल के भाई भाभी के आने के बाद ही कमरे का दरवाज़ा खोला गया और शीतल को बाहर बुलाया गया। अभी शीतल ये सब सोच ही रही थी कि उसकी भाभी ने उसके पास आकर उसकी बाह को पकड़कर पूरी तरह से झकझोर दिया। आखिर चाहती क्या है तू? अपने माता पिता के साथ तू भी खत्म हो जाती तो कम से कम आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। अरे लेकर जाओ इसे अभी के अभी। कितनी बुरी तरीके से मारा है मेरे बेटे को, उसके शरीर पर नील के निशान पड़ गए हैं। रमा जी अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए बोली। तभी भैया हाथ जोड़कर खड़े होते हुए बोले, समधन जी, समझा रहा हूं ना मैं अपनी बहन को। भैया कुछ कहने के लिए उसके पास गए। इतने में शीतल बोली, मुझे तलाक चाहिए। मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती और ना ही इस परिवार के साथ। शीतल की बात सुनकर भैया के पैर वहीं के वहीं रुक गए। लेकिन भाभी बोली, अच्छा, तलाक लेकर जाएगी तू कहाँ? उस घर में तो मैं तुझे घुसने नहीं दूंगी। आप कौन होती है मुझे वहां आने से रोकने वाली? शीतल ने कहा। तो भाभी चिल्लाते हुए बोली, वो मेरा घर है, वहां मेरी चलेगी, तेरी नहीं। भाभी की बातें सुनकर शीतल बोली, वो मेरे माता पिता का घर है, आपका नहीं। उस पर मेरा भी हक है और वो हक मैं लेकर रहूंगी। बहुत सह लिया मैंने। अब तो ननद को अपना हक मांगते देखकर भाभी के पसीने छूटने लगे और उन्होंने पलटते हुए कहा, अरे लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। तुम्हारे भैया बात कर रहे हैं ना, फिर क्यों बेवजह की बकवास किए जा रही हो? और फिर रमा जी से पलटकर कहा, अरे समधन जी, क्यों अपने बेटे का घर बिगाड़ रही हो? आपकी कोमल के लिए रिश्ते आने बंद हो जाएंगे अगर ये बात बाहर निकल गई तो। अब तो रमा जी भी अपना सुर बदलने लगी, लेकिन शीतल अब फैसला कर चुकी थी। वो बोली, मुझे आप लोगों की हमदर्दी की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे तलाक चाहिए बस। और इनसे भरण पोषण के पैसे भी चाहिए। साथ ही मुझे मेरे मायके के मकान में अपना हक चाहिए। अब मैं किसी की मोहताज नहीं रहूंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। कहकर शीतल अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। जब अपना सामान पैक करके बाहर आई तो अनिल ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्हें शीतल ने कहा, मेरा रास्ता छोड़िए वरना मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं किसी भी तरीके से झुकने वाली नहीं हूँ। पुलिस का नाम सुनकर अनिल डरकर रास्ते से हट गया। शीतल वहां से निकलकर सबसे पहले एक सुनार की दुकान पर पहुंची तो वहां अपनी सोने की अंगूठी बेचकर पहले एक वकील हायर किया और सीधा अपने मायके वाले घर पहुंच गई। भाभी ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया तो पुलिस की मदद लेकर घर का दरवाज़ा खुलवाया और घर में दाखिल हो गई। शीतल का स्पष्ट रुख देखकर भाई भाभी ने अपने आप ही घर के मकान में उसे उसका हिस्सा दे दिया।
जिससे उसके हिस्से में घर के 2 कमरे आए। एक कमरे में खुद रहने लगी और दूसरा कमरा किराए पर चढ़ा दिया। वहीं तलाक में आए भरण पोषण के पैसों से अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। साथ ही आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज वो खुद एक वकील बन चुकी है। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।